हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिरोज खान, प्रोक्ता जीव विज्ञान डाइट प्रतापगढ़ से। आज की टीटी की क्लास में हम लोग एनवायरमेंट यानी पर्यावरण सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा का प्रवाह और पारिस्थितिकी पिरामिड्स। इन सब टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले टॉपिक हम बात करेंगे कि फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि आपको पता है कि हमारे प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रकाश आता है, वही पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब इस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? हरे पौधों में है। हरे पौधे प्रकाश संचरण की प्रक्रिया में इस ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और यही जो भोजन संचित होता है, यही ग्लूकोज के रूप में जो भोजन हरे पौधे प्राप्त बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसी से समस्त जीव अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कहने मतलब कुछ जीव सीधे आपके हरे पौधों को खाते हैं, और कुछ जीव जो है हरे पौधों को सीधे न खा के अन्य जंतुओं खाते हैं, जिनको जो जंतु हरे पौधों से ही भोजन प्राप्त किए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त जीव जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। और हरे पौधों को भोजन या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। इस प्रकार सूर्य आपके पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और उस सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता केवल हरे पौधों में है, और उस जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता हरे पौधों में है, और उन्हीं हरे पौधों से समस्त जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। तो अब जो हरे पौधे भोजन बना देते हैं, उनसे जो है अन्य जीव जो भोजन ग्रहण करेंगे, इससे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है। इससे क्रम बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परिभाषा में भी समझ सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में कि कोई भी इकोसिस्टम हो, सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक घास के मैदान का फूड चेन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर देखेंगे कि हरे पौधे जो होते हैं आपके, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश किरण द्वारा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा का निर्माण और भोजन का निर्माण करते हैं। उस पौधों को जो उनमें ऊर्जा है, उनको कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं। जैसे आपका जो है टिड्डा हो गया या और हिरन हो गया, कहीं कभी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फूड चेन होती है। तो मान लो घास के मैदान में इसको कौन खाया? शाकाहारी जंतु, जैसे कि टिड्डा खाया, ग्रासहोपर ने खाया। इसको कौन खाता है? प्रथम मांसाहारी जीव खाता है। प्रथम मांसाहारी जीव मतलब जैसे आपका मेढक ने खाया। टिड्डे को कौन खाया? ग्रासहोपर को, फ्रॉग। फिर प्रथम मांसाहारी जीव को द्वितीय मांसाहारी जीव खाता है, जैसे कि आपका सांप। ठीक है। तो अब इस द्वितीय मांसाहारी को सर्वोच्च मांसाहारी जीव खाता है, जैसे कि सांप को भी खा जाएगा कौन? बाज। इस तरह से एक फूड चेन, एक खाने का एक क्रम बनता है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है। इस तरह से इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। अब कुछ फूड चेन में कुछ विशेषताएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे पहली बार तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव होता है। जैसे मतलब कि हरे पौधों में आया, हरे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी में एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूसरी बात होती है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण के समय लगभग 10% ऊर्जा नष्ट हो जाती, लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और 10% ऊर्जा ही उसके शरीर में बचती है अगले पोषक स्तर के लिए। इसी को हम कहते हैं 10% एनर्जी फ्लो लॉ। जिसको कि लिंडमैन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था 10% एनर्जी फ्लो लॉ। यही कहने का सेंस है कि जो जितना भोजन प्राप्त करता है, उसका 90% अपने विभिन्न दैनिक कार्यों में यानी कि इसको रेस्पिरेटरी हीट कह सकते हैं, कि जो भी कार्य करते हैं हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? श्वसन से। यानी श्वसन के माध्यम से अपनी 90% एनर्जी को लॉस कर देता है, और बाकी जो 10% बचता है वही उनके शरीर में संचित रहता है, जो अगले स्तर में उनको खाने वाले जीवों में स्थानांतरित होता है। इस तरह से इसी को हमने लिंडमैन ने 10% एनर्जी फ्लो लॉ कहा है। और कहने का मतलब हो गया कि हर एक फूड
चेन में जो भी ऊर्जा स्थानांतरण के समय लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, यानी कि 10% एनर्जी अगले कोष्ठक स्तर में स्थानांतरित होती है। इस तरह से आपको 10% एनर्जी लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन दिया, लिंडमैन ने दिया। और इसका सेंस सीधा सा आसान सा है कि जो भी जीव होता है, जो भी जितना भोजन प्राप्त करता है उसका 90% जो है स्वयं उपयोग कर लेता है, उसे शोषण ऊर्जा के रूप में मुक्त कर देता है, और बाकी जो 10% ऊर्जा उसके शरीर में संचित रहती है वही अगले स्तर को स्थानांतरित करता है। इस तरह से आपके 10% एनर्जी फ्लो लॉ की बात हो जाती है और एक खास श्रृंखला और उसकी विशेषताओं की बात हो जाती है। अब खास श्रृंखला में कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे विभिन्न अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, वहाँ अलग अलग जो है ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इसकी बेस पे आपका जो खास श्रृंखला होती है फूड चेन मुख्यतः 3 प्रकार की हो जाती है। परभक्षी या चारण खास श्रृंखला, दूसरा होती है मृतोपजीवी खास श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन, और तीसरी होती है परजीवी खास श्रृंखला यानी पैरासिटिक फूड चेन। अधिकांश खास श्रृंखलाओं में हम लोग देखेंगे कि बड़े जीव छोटे जीव को खाता है, इस तरह से एक क्रम चलता है। लेकिन आपकी जो परजीवी खास श्रृंखला है, यहाँ पर मामला उल्टा रहता है। यहाँ पर जो है छोटा जीव बड़े जीव पर भोजन के लिए निर्भर है, यानी उससे भोजन प्राप्त करता है। पहली बात तो जो परभक्षी या चारण माने ग्रेजिंग फूड चेन, प्रेडेटरी वाला जो पूरा खा जाए या ग्रेज करे, ये आपके हरे पौधों से प्रारंभ होती है। अब जैसे परभक्षी या चारण खास श्रृंखला का सबसे उदाहरण आपके सामने इसके सामने ही है। इसे घास होती है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, सांप, बाज, इस तरह से आपके कोई भी वन का जो है पारिस्थितिक तंत्र होता है, वहाँ हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों को हिरण खाते हैं, हिरण जो है हिरण को शेर या बाघ खा जाता है। इस तरह से जो हरे पौधों से प्राप्त हो रही है, जहाँ से पहला जो एनिमल होगा ग्रेजिंग टाइप होगा, उससे जो चलती है उसको कहते हैं ग्रेजिंग, यानी कि चारण खास श्रृंखला, या उसका पूरा जीव उसमें एक दूसरे को खा जाते हैं, इसलिए उसको प्रेडेटरी माने भक्षण। तो इस तरह से परभक्षीय चारण खास श्रृंखला होती है। दूसरी खास श्रृंखला होती है मृतोपजीवी खास श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। इस तरह की फूड चेन बहुत रेयर है कि सड़े गले जीव जो होते हैं वो ऊर्जा का स्रोत का काम करते हैं। आपको पता है कि कुछ हमारे मृतोपजीवी कवक होते हैं और जो है आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है जो सड़े मृत जीव जंतु होते हैं उनको जो है नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करके उनसे उनके जो तत्व होते हैं उनमें ऊपर उसको जो है वापस पृथ्वी में मिला भी देते हैं। इस तरह से उसका भू जैव रासायनिक चक्र में भी महत्वपूर्ण रोल होता है कि जो चीज़ पृथ्वी से आए उसको उन तत्वों को वापस भी करते रहते हैं। इस तरह से पदार्थों के चक्रीकरण में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर जो है आपके जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो मृत जीव जंतु होते हैं, और उनको खाने वाले प्रथम जीव जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, फिर वो अगले में चलता है, अगले भोजन स्तर पे जाता है। जैसे आपका मशरूम वगैरह हो गया, मशरूम आपका कहाँ ग्रो करता है, वो आपका मृत स्थानों पे जहाँ पे मृत जीव जंतु होते हैं वहाँ पर जहाँ कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है वैसे स्थानों पे वृद्धि करता है। इस तरह से आपका मशरूम ने है, हरे पौधा नहीं है, लेकिन वो मशरूम जो है मृत चीज़ों से भोजन प्राप्त किया और उसके बाद उसको अगला जंतु खाएगा। इस तरह से आपकी खास श्रृंखला बन जाएगा, उसको कहेंगे मृतोपजीवी खास श्रृंखला। थर्ड वन होती है जैसे बताया परजीवी खास श्रृंखला। ये ऐसी खास श्रृंखला जहाँ की छोटा जीव बड़े को खाता है। जैसे आपके देखेंगे कि वृक्ष पर है, तो वृक्ष पर जो है वृक्ष को खाती है पक्षी, वृक्ष के फल या उसके भाग को खाती है कौन, पक्षी खाती है। पक्षी के शरीर पे क्या रहते हैं, अनेक सूक्ष्म परजीवी कीट वगैरह रहते हैं, वो उससे भोजन लेता है। इस तरह से देख रहे हैं बड़े जीव से छोटे जीव की ओर भोजन एनर्जी का फ्लो हो रहा है। इसको हम कहते हैं परजीवी खास श्रृंखला, पैरासिटिक फूड चेन। इस तरह से खास श्रृंखलाएं आपकी 3 प्रकार की हो जाती हैं। यही खास श्रृंखलाएं जो होती हैं एक स्थान पर तो एक ही तरह की खास श्रृंखला होती नहीं, कई तरह की खास श्रृंखलाएं होती हैं। जब आपस में मिल जाती हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं, इस तरह से विभिन्न खास श्रृंखलाओं के मिलने से जो सिस्टम बन जाता है उसको हम कहते हैं खाद्य जाल यानी फूड वेव। विभिन्न खास श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती हैं। जैसे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख सकते हैं, जैसे आपका ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस को कई जीव खाते हैं, कोई एक ही तरह जीव नहीं खाता है। वहाँ टिड्डा भी खा सकता है, ग्रास ऊपर भी, ग्रास को जो है खरगोश भी खा सकता है, ग्रास है उसके प्रोडक्ट्स को चूहा भी खा सकता है। लेकिन अब देख रहे हैं टिड्डे में मेढक खाया है, सांप, ये बाजे की रास्ता हो गया। इसी में टिड्डे को डायरेक्ट बाज भी खा सकता है, या आपका जो है मेढक को भी डायरेक्ट बाज खा सकता है, खरगोश है इसको भी बाज खा सकता है,
चूहा है इसको भी बाज खा सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई फूड चेन आपस में जाकर कहीं ना कहीं मिल रही हैं। इससे जो आपका एक सिस्टम बन रहा है, इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब का अपना एक फायदा है कि जैसे अगर कोई एक जीव जंतु ना हो तो दूसरा जो चेन जुड़ा है वहाँ पर जो है वो दूसरे उसके पास वैकल्पिक ऊर्जा का यानी कि भोजन का स्रोत रहता है। इस मामले में खाद्य श्रृंखला जो है अस्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी जीव जो है भोजन के अभाव में मृत नहीं होगा, क्योंकि दूसरा विकल्प उपस्थित होता है, दूसरी खाद्य श्रृंखला के थ्रू कहीं न कहीं कनेक्ट रहता है। इससे उनको भोजन की उपलब्धता बनी रहती है। तो खाद्य श्रृंखला से उस पारिस्थितिक तंत्र में अस्थायित्व आ जाता है। कोई भी जीव जो है इस तरह से भोजन के अभाव में मृत नहीं हो पाता है। अब फूड चेन एंड फूड वेब के बाद अगले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग एनर्जी फ्लो की, यानी कि ऊर्जा प्रवाह। जैसे भी आपसे बात किया कि एनर्जी फ्लो की बात जब होती है, ऊर्जा प्रवाह की बात होती है, तो अल्टीमेट ऊर्जा का आपका पृथ्वी पर स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। इस सनलाइट से आपका जो भोजन आ रहा है और जो सूर्य की ऊर्जा आ रही है उसको जो है हरे पौधे ग्रहण करके फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अन्य जंतुओं को ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रक्रिया में आपने भी देख लिया कि जैसे जितना भी जो जीव भोजन प्राप्त करता है बनाता है, उसका 90% जो है खुद यूज करता है और 10% उसकी बॉडी में संग्रहित रहती है, जो अगले स्तर पर अगले चरण में अगले लेवल को स्थानांतरित होती है। फिर बात आती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड्स की बात आती है। तो आप देखेंगे कि जो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो वहां पर जो पदार्थों का एक ऊर्जा स्तर, एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण होता है, तो देखेंगे कि पदार्थ जो भी रहेंगे या जीव जंतुओं की संख्या कुछ भी या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। इससे जो है आपका एक पिरामिड लाइक घट रही तो वो सीधा पिरामिड बन रहा है, अगर बढ़ रही तो उल्टा पिरामिड बन रहा है। इस तरह से आपका पदार्थों का अमाउंट, जीव जंतुओं की संख्या घटती है या लगातार बढ़ती है, इससे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स मींस पारिस्थितिक पिरामिड, पिरामिड को हिंदी में पिरामिड ही कहेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में पारिस्थितिक पिरामिड्स का निर्माण होता है। जो कोई भी स्थान हो, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड्स होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले आपका होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है जीव भार का पिरामिड, तीसरा होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ नंबर। पहला पिरामिड क्या है? संख्या का पिरामिड है। दूसरा क्या है? जीव भार का पिरामिड मींस पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जीव संख्या की पिरामिड की जहां तक बात होती है, आप देखेंगे कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, कोई भी खास श्रृंखला हो, कोई भी जो है स्थान हो, देखेंगे कि जो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक संख्या या तो घटती जाएगी या तो बढ़ती जाएगी। इस तरह से आपका ऑलवेज एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रेट और इन्वर्टेड। एक बात आप जल्दी से पहले इस बात को याद रख लीजिए कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है वो जो है दोनों जीव संख्या का हो चाहे वो जीव भार का हो,
वो दोनों स्ट्रेट या इन्वर्टेड दोनों रहते हैं, लेकिन केवल ऊर्जा का पिरामिड होता है जो ऑलवेज स्ट्रेट रहता है, सीधा पिरामिड बनता है। कारण क्या है कि हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। 90% जो एनर्जी होती लॉस होती है, 10% उनकी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो हर स्टेप पे ऊर्जा अगले को कम जाएगा, इस तरह से ऊर्जा ऑलवेज घटती जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहेगा। जिस संख्या पिरामिड की ऐसे बात करें, हम अगर बात करें कहीं की बात कर लें, चाहे आप ग्रासलैंड की फूड बात करें, तो ग्रासलैंड में देखेंगे हम लोग की क्या है, ग्रासेस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ग्रासेस से कम जो है आपका जो है इसको खाने वाले ग्रास ऊपर है, इससे कम संख्या है इसको खाने वाले फ्रॉग्स की, उससे कम संख्या को खाने वाले स्नेक्स की, उससे भी कम संख्या है उसको खाने वाले ईगल की। इस तरह से देख रहे हैं कि ये U संख्या का आपका स्ट्रेट पिरामिड बन रहा है, सीधा बन रहा है, क्योंकि संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके ऑपोजिट देखेंगे आप, संख्या की बात करें तो किसी ट्री इकोसिस्टम में, किसी वृक्ष का परिस्थिति में देखेंगे, एक आपका इकलौता वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष है, ट्री है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं। उन बर्ड्स के ऊपर उससे भी अधिक जो है आपके विभिन्न परजीवी कीट वगैरह रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। इस तरह से उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। आप देख रहे हैं इस पिरामिड का जो नंबर का पिरामिड होता है, दोनों होता है, स्ट्रेट पिरामिड होता है और इन्वर्टेड पिरामिड भी होता है। इसके ऑपोजिट जब आप दूसरा देखेंगे द्विभार का पिरामिड, तो द्विभार का पिरामिड भी दोनों तरह का बनता है, कि चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे इन्वर्टेड हो। द्विभार का पिरामिड के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको ले लेता हूं, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम का। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में देखेंगे हम लोग कि भार जो है आपका सबसे कम आपका जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनका सबसे कम भार है, उनसे अधिक भार होती है स्मॉल फिश की, उनसे ज्यादा वेट होता है लार्ज फिशेस की। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि पिरामिड आपका ऑपोजिट बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन हो जाता है द्विभार का। ऐसे सीधा पिरामिड देखेंगे आप, द्विभार की पिरामिड की बात होती है, तो सीधा पिरामिड जैसे देख लेंगे आप किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम में देखेंगे, ट्री का वेट सर्वाधिक है, उससे कम वेट है बर्ड्स का, और उससे भी कम वेट है इंसेक्ट्स का। भले संख्या ज्यादा है लेकिन वेट अल्टीमेटली कम है। तो आपके द्विभार का सीधा पिरामिड हो गया बायोमास का, एक इन्वर्टेड पिरामिड हो गया। इसके ऊपर जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव स्ट्रेट होता है। आपको पता है कि 10% एनर्जी फ्लो लॉ के अकॉर्डिंग केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जितनी भी ऊर्जा प्रीवियस लेवल पे स्टोर होगी, जैसे मान लो ग्रासेस ने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर किया, उसका 10% यानी केवल आपका 10% आपका क्या हो गया 100 किलो कैलोरी। ये अगले तो ग्रासेस कितना स्टोर हुआ, ग्रासहोपर कितना जाएगा, इसका भी 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी जो है आपके ग्रासेस होते हैं। ये ग्रासहोपर हो गया, ये आपका फ्रॉग हो गया, ये आपका फ्रॉग क्या है स्नेक हो जाएगा, स्नेक को खाने वाला ईगल हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे फ्रॉग की बॉडी में इसका भी 10% ऊर्जा आएगी, केवल 10 किलो कैलोरी ट्रांसफर होगी। इस स्नेक की बॉडी में इसका भी 10 किलो 1 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर होगी, और ईगल में तो 0.1 किलो कैलोरी ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से हर एक एनर्जी लेवल पे देखेंगे ऊर्जा का अमाउंट घटता जाता है, यानी कि ऑलवेज पिरामिड कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। इस तरह से उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगले जो इस टॉपिक से रिलेटेड बातें रह गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।